जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। भाइयों बहनों, आज हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले सप्ते में जो भी कुछ पढ़ा है उसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सारे सवालों को आप ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा और आपने जो सवाल नोट ना किया हो उसको नोट करते चलिएगा। अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल आपकी परीक्षा में छपने वाले सवाल होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय अनुमानित घाटा कितना है? 8.5%, 6.4%, 8.2% या 11.8%? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों बजट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। नोट करके रखिएगा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय अनुमानित घाटा कितना है, तो आपको ध्यान में रखना है ये 6.4% है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों बजट का उल्लेख किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अंदर दोस्तों बजट का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपको बता दें बजट इस बार दोस्तों हमारा डिजिटल बजट पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और निर्मला सीतारमण जी कौन है? हमारी वित्त मंत्री हैं, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं आपको बजट से संबंधित। बजट के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों का दोस्तों उल्लेख किया गया है। कितनी दोस्तों? 400 वंदे भारत ट्रेन, इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 400 वंदे भारत ट्रेन और दोस्तों 4 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क। दोस्तों मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कितने हैं? 4 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की बात की गई है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपको बता दें पीएम डिवाइन योजना ये किससे संबंधित है? नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि G20 संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, 1985 में, 1967 में, 1984 में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों G20 आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। G20 इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है 1999 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए कि G20 की 2022 की बैठक कहाँ पर हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में हुई है। और इंडोनेशिया में दोस्तों कहाँ पर? बाली। पूरी जगह आपको याद में रखनी है, बाली इंडोनेशिया में हुई है 2022 की बैठक। और 2023 की बैठक कहाँ पर होने वाली है? अपने भारत देश में होने वाली है। और दोस्तों G20 का शेरपा किसको नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अमिताभ कांत को दोस्तों G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है अपने भारत देश का, इसको आपको ध्यान में रखना है। इतनी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक डेट लेके रखी है 1967। इसमें किसकी स्थापना हुई है? आसियान की स्थापना हुई है। आसियान, अगर आपसे कहा जाए कि आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। और 1985 में किसकी स्थापना हुई है? सार्क संगठन की। दोस्तों आप सब जानते हैं कि आसियान में कितने मेंबर हैं? कुल 10 मेंबर हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। और सार्क में कितने मेंबर स्थित हैं? कुल 8 मेंबर स्थित हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन है? दोस्तों यहाँ पर ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़िएगा। यहाँ पर आपसे विजेता नहीं पूछा गया है, आपसे यहाँ पर उप विजेता पूछा गया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कोलंबिया है, स्पेन है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। भाई बहनों आपको बता दें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन है, तो आपको नोट करके रखना है, ये कोलंबिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको पता होना चाहिए इसका विजेता कौन है, तो आपको कहना है स्पेन दोस्तों इसका विजेता रहा था। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे भारत में हुआ था इसका आयोजन।
इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था भारत के अंदर। इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये सारे सवाल आपको पता होने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से दोस्तों छाप के बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था ईभा। ईभा इसका शुभंकर था, यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि SCO शंघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उज्बेकिस्तान। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। कई बार नोट कराया है, आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। SCO संगठन 2022 की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो आप सबको पता है इसका आयोजन हुआ था उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान में भी दोस्तों कहाँ पर? समरकंद। कहाँ पर? समरकंद। ये दोस्तों उज्बेकिस्तान के अंदर एक स्थान है समरकंद, यहाँ पर स्थापित हुई है इसकी SCO की बैठक। और दोस्तों आपको बता दें SCO इसने अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया है? वाराणसी को बनाया है। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको नंबर दिलाएगा ये सवाल। अब दोस्तों कमेंट में छाप कर बताइएगा कि SCO में कितने मेंबर हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा SCO में कुल कितने मेंबर हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग चाइना में स्थित है। ये भी आपको नोट कर लेना है। बीजिंग चीन में स्थित है इसका मुख्यालय, इसको भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 1G बॉन्ड स्थापित करने वाला बैंक कौन सा है? ग्रामीण बैंक है, विश्व बैंक है, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, एकदम छुपा रुस्तम सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। विश्व 1G बॉन्ड स्थापित करने वाला बैंक कौन सा है? तो आपको नोट कर लेना है, ये विश्व बैंक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे दोस्तों। और ये किससे संबंधित है? ये काले गैंडों से संबंधित है। काले गैंडों से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और विश्व बैंक दोस्तों, विश्व बैंक इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों आपको बता दें विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। इनको दोस्तों आपस में जुड़वा बहनें कहा जाता है, आप सबको पता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन से हुई है, तो आप कहेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। लिख लीजिएगा इसको, आपकी परीक्षा में छपेगा यह सवाल। कौन सा है दोस्तों? ब्रेटन वुड सम्मेलन। अगर आपसे कहा जाए कि IMF और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसकी दोस्तों स्थापना किस सम्मेलन की सिफारिश पर हुई है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की सिफारिश पर हुई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? बुरहानपुर है, मोढेरा है, पुलमपारा है, मंडला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होगा ये सवाल। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो आप कहेंगे मोढेरा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और मोढेरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे, ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों बुरहानपुर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में ये स्थान स्थित है। और यहाँ पर क्या क्या हुआ ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण में याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है? बुरहानपुर है, इसको आप ध्यान में रखें। अब पुलमपारा, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है? यहाँ पर एक डिजिटल पंचायत, दोस्तों डिजिटल पंचायत का गठन किया गया। जल्दी से बताइए कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना। मंडला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। अगर आपसे कहा जाए कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे मंडला। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पर स्थापित होगा? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। जामनगर, भावनगर, गांधीनगर, साबरमती, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पर स्थापित होगा? ये भावनगर में होगा। और ये भावनगर कहां पर स्थित है? आप सब जानती हैं, गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों एक यहां पर आया है जामनगर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है? WHO मेडिसिनल ट्रेडिशनल सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? जामनगर, गुजरात में हुई है। ये भी आपको नोट करके रखना है। ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा गया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, हरियाणा, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। सूरज कुंड मेला, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, ये हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में भी दोस्तों कहाँ पर? फरीदाबाद। कहाँ पर? फरीदाबाद, यहाँ पर किया गया है इसका सूरज कुंड मेले का आयोजन। इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। त्रिपुरा, यहाँ पर क्या बनाता है? खारची उत्सव। दोस्तों मैं इसको आपको बार बार नोट करा रहा हूँ, इसको आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों कौन सी भाषा यहाँ पर? कोकबरोक भाषा यहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों क्या है? बथुकम्मा, बथुकम्मा फेस्टिवल यानी फूलों का त्यौहार। और एक त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोनालू, ये कहाँ मनाया था? ये भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, मेदराम जात्रा, ये कहाँ का त्यौहार है? ये भी तेलंगाना का ही है। मिजोरम के दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं, चिरऊ हो गया, चापचार महोत्सव हो गया, ये सब कहाँ के हैं? ये सब मिजोरम के हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी सीजल की एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए योग, मानवता के लिए योग, जीवन शक्ति के लिए योग, या निरोगी काया के लिए योग? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी थीम क्या है? तो आप कहेंगे मानवता के लिए योग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अब दोस्तों योग दिवस इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 से। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। कौन से क्रम का था? ये 8वें क्रम का था। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कब मनाया था? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इतने सवाल आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा, अगर अलग से राज्य कब बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है, चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी होगी संविधान संशोधन वाली, मैंने आपको वहाँ पर सारे संविधान संशोधन याद कराए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, उस वीडियो से आपकी परीक्षा में 101% सवाल बनना तय है। दोस्तों आपको बता दें नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको नोट करके रखना है, ये 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसकी दोस्तों तारीखें मैंने यहाँ पर नोट की हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब मिला है? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 13वां संविधान संशोधन कब का है? 1962 का है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या हुआ है? इसमें दोस्तों सिक्किम, अगर आपसे कहा जाए कि सिक्किम को दोस्तों अलग से राज्य कब बनाया गया था, तो आप कहेंगे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें दोस्तों गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, 1992 का अधिनियम है, 1993 में ये लागू हुआ था। और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप सवाल बताइएगा कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, अनुच्छेद से संबंधित है। परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 263। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों
भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 343। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि अनुच्छेद 324 ये किससे संबंधित? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग इससे संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 324, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में दोस्तों अपने मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदी को लेकर। अगर आपसे कहा जाए विश्व हिंदी सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों पहली बार कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हुआ था, इसको आप ध्यान में रखें। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस है। और इस बार दोस्तों हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा? फिजी, एक स्थान है फिजी, यहाँ पर दोस्तों हिंदी सम्मेलन होने वाला है इस बार का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से अनुसूची 6 से संबंधित किससे है? यानी कि निम्नलिखित में से अनुसूची 6 का संबंध किससे है? राज्यसभा का सीटों का उल्लेख, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, या केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा, या 22 भाषाओं का उल्लेख। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं, एकदम लल्लन टॉप वाला प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें अनुसूची 6 इसका संबंध किससे है? तो आप सब जानते हैं इसका संबंध है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें 4 राज्यों का वर्णन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों यहाँ पर 22 भाषाओं का उल्लेख ये किसमें? अनुसूची 8 के अंदर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा ये किस अनुसूची में है? इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर कर बताएंगे आप। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायत का आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 ई, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 डी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह भी सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पंचायत, दोस्तों पंचायत का उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 40 के अंदर है, आप सबको पता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि पंचायत का आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है अनुच्छेद 243 डी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर यह वाला। दोस्तों पंचायत का आरक्षण किसके अंदर है? अनुच्छेद 243 डी। अगर आपसे कहा जाए कि पंचायत की इनकम, वित्त, दोस्तों वित्तीय मतलब जो पंचायत की इनकम है वो किससे संबंधित है? दोस्तों वो संबंधित है 243 आई। अगर आपसे कहा जाए पंचायत की शक्ति, पंचायत की शक्ति ये किस में है? ये अनुच्छेद 243 जी में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को यहाँ से अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 9। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर, और ये सवाल मैंने आपको कल नोट भी कराया था। भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो आप कहेंगे अनुसूची 9। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा कर रखें। अनुसूची 1 में दोस्तों क्या है? राज्य और यूटी से संबंधित है, राज्य प्लस यूटी से संबंधित है अनुसूची 1। और दोस्तों अनुसूची 2 इसमें क्या है? इसमें वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते पेंशन इसके अंदर है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अनुसूची 3 में क्या है? जल्दी से छाप कर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सवाल थोड़ा मिस टाइपिंग है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों अगला सवाल। यहाँ पर दोस्तों सवाल कहता है हमारा कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 97वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ये सब सवाल दोस्तों मैंने आपको कल ही नोट कराए थे। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई? तो आप सब जानते हैं 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी कि वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से 18 वर्ष होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। 91वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे मंत्री परिषद
मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, ये 91वां संविधान संशोधन कहता है। और 97वां कौन सा है दोस्तों, सहकारी समिति से संबंधित है, आप सबको पता है, सहकारी समिति से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा हमारे संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये मैंने आपको कल नोट कराया है। आइए दोस्तों बात करते हैं आपके अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, लगाइएगा स्टार। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में सवाल बनने की प्रबल संभावना है। स्वांते पावे को मिला है, एनी एनॉक्स को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, सुहान करुणा तलिका को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे एनी एनॉक्स को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों 2022 का नोबेल पुरस्कार आप याद में रखेंगे, ये एनी एनॉक्स को मिला है। गीतांजलि श्री को दोस्तों क्या मिला था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसको भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोस्तों किसको मिला है, तो आप कहेंगे ये गीतांजलि श्री को मिला है। और दोस्तों किस लिए मिला है, रेत समाधि, रेत समाधि इसलिए मिला है। और दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहा गया है, टॉम ऑफ सैंड, और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया है, डेजी रॉक वेल, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों स्वांते पावो, इनको क्या मिला है, इनको वायो, यानी कि दोस्तों स्वांते पावो बायो, इसको ऐसे पढ़ेंगे आप। इनको दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला, लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहाँ से सवाल है। एलोस बेलातस्की को नहीं मिला है, मेमोरियल को नहीं मिला है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को नहीं मिला, या एनी एनॉक्स को नहीं मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। इन सवालों को मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिससे कि दोस्तों आपको ये सवाल सारे के सारे रट जाएं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में सीधा सवाल छपेगा आपके लिए। जल्दी से बताइएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको नहीं मिला है, तो आप सबको पता है कि एनी एनॉक्स, इनको दोस्तों काहे का मिला था, इनको दोस्तों साहित्य का मिला था, इनको शांति का नहीं मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब बात करते हैं दोस्तों शांति के नोबेल पुरस्कार को लेकर। दोस्तों व्यक्तिगत रूप में किसको मिला है, ये एलिस को मिला है। अगर आपसे कहा जाए कि व्यक्तिगत रूप में, अगर आपसे कहा जाए कि व्यक्तिगत रूप में यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है, एलिस विलातस्की को मिला है। अगर आपसे कहा जाए कि संस्था, ये दोनों संस्थाएं हैं, संस्था में दोस्तों किसको मिला है, ये मेमोरियल को मिला है और सेंटर फॉर लिबर्टी को मिला है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए मेमोरियल ये कहाँ की संस्था है, ये रूस की संस्था है। सेंटर फॉर लिबर्टी ये दोस्तों यूक्रेन की संस्था है, इसको आप ध्यान में रखें। ये सारे सवाल आप नोट कर लें, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध के संकट के बीच में ये संस्थाएं बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी थी। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, एलिस बेलातस्की को मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में, और मेमोरियल रूस की संस्था है, और सेंटर फॉर लिबर्टी किसकी संस्था है, यूक्रेन की संस्था है। और लिबर्टी पुरस्कार किसको मिला है, दोस्तों यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं कौन, जेलेंस्की, उनको दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, कैरोल और बर्टोजी, कार्ल बेरी, शॉर्पलेस या मार्टोन पी मेंडल, या ये सभी किनको मिला है। दोस्तों यहाँ पर आप खाली मोटा मोटा याद रखेंगे कि 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ये दोस्तों बर्टोजी, शार्पलेस और मेंडल, इन तीनों को दिया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल बनता है कि किस लिए दिया गया है, तो आप कहेंगे क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया। किसके लिए, क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। दोस्तों किसको किसको मिला है, बर्टोजी को मिला है, शार्पलेस को मिला है और पी मेंडल इनको मिला है। काय का दोस्तों, रसायन वाला, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, एलन एक्सपेक्ट को मिला है, जॉन क्लोजर को मिला है, एंटोन जिलिंगर को मिला है, इन सभी को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। आप इसका जवाब समझ गए होंगे। दोस्तों 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो आप कहेंगे दोस्तों एलन एक्सपेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटोन जिलिंगर, इन तीनों को दिया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, सवाल पसंद आ रहे हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ पर हमसे सवाल पूछा गया कि आसियान संगठन की स्थापना कब हुई है। वैसे तो दोस्तों मैंने अभी पहले ये सवाल को डिस्कस कर लिया है। आइए दोस्तों यहाँ पर पूरी डेट डिस्कस करते हैं। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई है? 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1967, सॉरी दोस्तों 8 अगस्त 1967, 4 अप्रैल 1949, 1 जनवरी 1 नवंबर 1985। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें आसियान संगठन इसकी स्थापना कब हुई है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, यानी कि 8 अगस्त 1967। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और आसियान इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। और कितने मेंबर हैं? कुल 10 मेंबर हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सार्क, आपको सार्क कह दे या दक्षेस, एक ही बात है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सार्क या दक्षेस, इसकी स्थापना कब हुई है? 8 दिसंबर 1985। और उसमें कुल कितने मेंबर हैं? कुल 8 मेंबर हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बन चुका है? HDFC बैंक, देना बैंक, विजया बैंक या यूको बैंक। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बन चुका है यूको बैंक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों का विलय किसमें हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल। बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि देना बैंक और विजया बैंक, इनका विलय किसके अंदर हुआ है, तो आप कहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं कि किन किन बैंकों का विलय पंजाब बैंक में हुआ है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और कई बार मैंने आपको ये सवाल नोट भी कराया है। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज को हमारा अगला सवाल है कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है। ये सवाल दोस्तों मैंने अभी हाल ही में लिया था। मनीषा रामदास को, मनीषा कल्याण को, एलिना रिवाकीना को या एशले बार्टी को। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो आप कहेंगे मनीषा कल्याण को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए मनीषा रामदास, इनको क्या चुना गया है? महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर, इनको चुना गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना, 2022, इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगर महिला फुटबॉलर पूछे तो आप कहेंगे मनीषा कल्याण, और बैडमिंटन वाला दोस्तों मनीषा रामदास, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए फुटबॉल संघ के इसमें अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण। इधर क्या है? कल्याण। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सवाल को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, खादी ग्राम उद्योग आयोग, नाबार्ड या प्रसार भारती। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल भी दोस्तों मैं कई बार इसको नोट करा चुका हूँ। नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये खादी ग्राम उद्योग आयोग ने, यानी कि KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया। 1956 का अधिनियम है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनीत कुमार इसके अध्यक्ष हैं। इतनी चीज़ें आपको याद में रखनी है दोस्तों। नाबार्ड, इन्हें क्या किया? जीवा कार्यक्रम इन्होंने किया था, जीवा कार्यक्रम, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि नाबार्ड का वर्तमान में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। प्रसार भारती के कौन है? गौरव द्विवेदी जी हैं, आप सबको पता है। गौरव द्विवेदी दोस्तों प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों, अब दोस्तों नीति आयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसने क्या किया? ई अमृत पोर्टल। अगर आपसे कहा जाए कि ई अमृत पोर्टल
ये किसने लॉन्च किया? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है? 2016, 2018, 2022, 2020, 2023। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। किस वर्ष को, अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि किस वर्ष को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया या मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, एक ही बात है। और किसको किया गया? 2023 में किया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, असम, चेन्नई। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। एकदम लल्लन टॉप सवाल है। सत्रिय नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं केरल। केरल का क्या है? कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम किसका है? केरल का। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? लगाइएगा स्टार दोस्तों, यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में 100% बनेगा। और ये सवाल आपकी एसएससी सीजीएल की परीक्षा में दिसंबर में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है, अनुच्छेद 124। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अगर आपसे कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो आपका जवाब क्या हो जाता? अनुच्छेद 129। लेकिन आपसे क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 124। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है अनुच्छेद 226, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा, एंडरसन, लक्ष्य सेन, विक्टर एक्सेल्सन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो आपको नोट करके रखना है, ये एंडरसन ने जीता था। और ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की प्रतियोगिता हुई कहाँ पे थी? ये दोस्तों अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में भी दोस्तों कहाँ पर? एक शहर है यूजीन नामक स्थान है, यहाँ पर हुई थी। दोस्तों ये तो हो गई इससे महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? इसके अंदर भारत ने पहली बार भाग लिया था, भारत पहली बार जीता था। और दोस्तों किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। भाला फेंक, इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर। यानी कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आप कहेंगे रजत पदक जीता है। अगर आपसे कहा जाए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? एंडरसन ने जीता है। दोस्तों नीरज चोपड़ा इन्होंने डायमंड कप फाइनल लीग भी जीता है और कुर्ताने कप भी जीता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पीएम केयर फंड फैक्ट्री नहीं दोस्तों, यहाँ पर ट्रस्टी होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी किसे नहीं बनाया गया है? रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा, मनोज सोनी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। इसको आप नोट करके रखें, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं होगा, यहाँ पर ट्रस्टी होगा, ट्रस्टी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। पीएम केयर फंड के ट्रस्टी किसे नहीं बनाया गया है? तो आप कहेंगे मनोज सोनी को नहीं बनाया गया है। दोस्तों रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन तीनों लोगों को दोस्तों पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। और डॉक्टर मनोज सोनी कौन है? ये दोस्तों ये यूपीएससी
इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। और यूपीएससी का अनुच्छेद 315 में उल्लेख है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है किसी सवाल को लेकर उतनी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक देखें। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में यहीं से सवाल बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि निश्चय पोर्टल का संबंध किससे है? मलेरिया, टीबी, टाइफाइड या डेंगू? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। निश्चय पोर्टल, इसका संबंध है दोस्तों टीबी मुक्त अभियान से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये दोस्तों द्रौपदी मुर्मू इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये कौन है? हमारी राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप कमेंट करके बताएं कि टीबी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर ही बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा। ये एक ऐसा सवाल है, यहाँ से 100% सवाल पूछा जाता है। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 5 से 6 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल साबित होंगे। आत्मीय समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और इन्होंने ही दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में की थी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज। और कब की थी? 1875 में की थी। इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगर आपसे कहा जाए राम किशन मिशन, इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे आत्माराम पांडुरंग। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से यहाँ से नोट कर लिया होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया है? रामकिशन मिशन की स्थापना की है 1897 में। और आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया है? प्रार्थना समाज की स्थापना की है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 129 है। दोस्तों अभी मैंने पिछले आपसे ये सवाल पूछा था। अब बताइए दोस्तों आप, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आप इसको नोट करके रखिएगा। ये अनुच्छेद 215 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि हाई कोर्ट का उल्लेख, अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि हाई कोर्ट का उल्लेख किसके अंदर है? तो अनुच्छेद 214 के अंदर है। लेकिन आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 215। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 6 प्रकार के रिट जारी करता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 226। ये क्या करता है? ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अब अनुच्छेद 129 मैंने अभी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 7 अप्रैल 1948। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको नोट करके रखना है 23 जून 1894 को हुई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। आप सबको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं इसके मुख्यालय को लेकर, यानी कि दोस्तों इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे ल्यूशाने इसका हेड क्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में दोस्तों इसके हेड कौन है? थॉमस वॉक
इसके वर्तमान में हेड है किसके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। 1 अप्रैल 1935 इसको क्या हुआ था, आरबीआई, इसकी स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे तो कब हुआ है, 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो आप कहेंगे सीडी देशमुख। इन सारे सवालों को आप ध्यानपूर्वक सुने और नोट करके रखें। अगर दोस्तों 7 अप्रैल 1948 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है। आप सबको रटा हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि कंबोडिया की राजधानी क्या है, ओटावा, कैनबरा, नोम पे या मस्कट। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। कंबोडिया। दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी है तो आपको नोट करके रखना है, इसकी राजधानी है नोम पे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर नोट करेंगे। दोस्तों ओटावा ये किसकी राजधानी है, कनाडा की राजधानी है। ये दोस्तों कनाडा की राजधानी है। कैनबरा किसकी राजधानी है, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मस्कट दोस्तों ये ओमान की राजधानी है। अब दोस्तों आप लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है, जल्दी से आप कमेंट कर छाप कर बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी, 1 मई, 11 जुलाई, 16 मार्च। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप वाला सवाल है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आप सबको पता है, इसका आयोजन कब किया था, 2 फरवरी को किया जाता है। विश्व वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। दोस्तों एक समझौता हुआ था 1971 में, कौन सा, रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता। ये कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और ये रामसर कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों ईरान में स्थित है, आप सबको पता है। अब इसीलिए दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया था, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1 मई क्या मनाया था, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, अति महत्वपूर्ण सवाल, जनसंख्या दिवस। और दोस्तों इस बार की थीम क्या है, 8 बिलियन इस बार की थीम है। इसको आप नोट कर लें, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा को लेकर, इसको आप ध्यान में रखें। 16 मार्च को क्या मनाया था, टीकाकरण दिवस मनाया था, आप सबको पता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया था कब, 16 मार्च को। इसको भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर स्थित है, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप वाला सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया था, ये बिहार में पाया जाता है। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है। इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। अति महत्वपूर्ण सवाल, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल। EOS 02 तथा आज़ादी सेट किसके द्वारा लॉन्च हुआ, PSLV C52, PSLV C53, SSLV या PSLV C25। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा, स्टार लगाइएगा आप। 100% वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर, सवाल बनने की प्रबल संभावना यहाँ से। दोस्तों EOS 02 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्या है दोस्तों, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 तथा आज़ादी सेट की किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, तो आप कहेंगे SSLV के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
दोस्तों आपको बता दें ये आज़ादी सेट ये फेल हो गया था, हमारे भारत देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन आज़ादी सेट ये फेल हो गया था, लेकिन इसको लॉन्च करना ही हमारे भारत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 और आज़ादी सेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? SSLV के द्वारा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। PSLV C52 इसके द्वारा क्या किया गया? EOS 04 ये दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 इसको कब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C52 के द्वारा। कब किया गया था? 14 फरवरी को किया गया था। दोस्तों ये 2022 का पहला उपग्रह था, इसको आप ध्यान में रखें। PSLV C53 इसके द्वारा दोस्तों सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि PSLV C53 के द्वारा किस देश के 3 सैटेलाइट को भेजा गया था? सिंगापुर के भेजा गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। PSLV C25 जल्दी से बताएं दोस्तों, इसके द्वारा कौन सा मिशन भेजा गया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन किसके किसके मध्य चली थी? ये सवाल इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण में याद करके रखिएगा। 100% दोस्तों आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नई दिल्ली से कटरा के बीच में, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में या ऊना से दिल्ली के बीच में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों आपको पूरी जानकारी देते हैं। वंदे भारत ट्रेन, आप सब जानते हैं कि बजट के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों का उल्लेख किया गया था, जिसमें से दोस्तों 4 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। दोस्तों पहली कहाँ चली है? ये दोस्तों पहली चली है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। दूसरी दोस्तों कहाँ चली है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली से कटरा के बीच में। तीसरी कहाँ चली है? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। चौथी कहाँ चली है? तो आप कहेंगे दोस्तों ऊना से दिल्ली के बीच में। हमसे क्या पूछा गया है कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन किसके बीच में चली? तो आप कहेंगे अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इन चारों को आप नोट कर लीजिएगा और इनको याद करके रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि ओजोन संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या है? यह सवाल भी अपने आप में एकदम लल्लन टॉप सवाल है और परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @36, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @38, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @40। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस 2022 इसकी थीम क्या है? तो आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था? तो आप कहेंगे 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसको आप नोट करके रखें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों ये थीम ही इस बार @35 ही थीम क्यों रखी गई है? क्योंकि दोस्तों 1987 से 2022 तक आप जोड़ के देखिएगा 35 वर्ष ही होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों कुछ और बातें करते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आप कहेंगे समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर समताप मंडल ना देकर रखा हो, अगर वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर दे रखा हो, वो भी जवाब आपका सही होगा। कई बार क्या करता है कि इसका दोस्तों हिंदी का इंग्लिश वर्जन आपके सामने पेश करता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत इसकी सांद्रता को किससे मापते हैं? डॉप्सन। इसकी सांद्रता को डॉप्सन से मापते हैं। और दोस्तों ओजोन परत के जो छिद्र है दोस्तों वो कौन सी किरणों को रोकता है? परावैंगनी किरणों को रोकता है। और यूवी रेस को रोकता है, यानी परावैंगनी किरणों को रोकता है। और इसकी छिद्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? फोरमैन। इतनी चीज़ों को आप याद रखें, इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद लिखा है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो आप सबको पता है ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इंडियन स्ट्रगल ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन
ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों अरविंद घोष की पुस्तक है। अबुल कलाम आज़ाद, ये दोस्तों इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रेमपैक युद्धाभ्यास में कौन कौन से जहाज भाग लेंगे? आईएनएस तलवार, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस वलसुरा, आईएनएस विक्रांत। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों रेमपैक युद्धाभ्यास में कौन सा जहाज भाग लेगा? तो आपको नोट करके रखना है आईएनएस सतपुड़ा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों यह युद्धाभ्यास होगा कहाँ पर? यूएसए में। और दोस्तों ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप में होगा, हवाई द्वीप। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें कौन आईएनएस रिमपैक में कौन भाग लेगा? आईएनएस सतपुड़ा। और कहाँ पर दोस्तों ये होगा? हवाई द्वीप में होगा। हवाई द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है। दोस्तों आईएनएस तलवार, अगर आपसे कहा जाए कि ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प, इसमें दोस्तों किसने भाग लिया है? ये आईएनएस तलवार ने भाग लिया है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत, लगाइएगा स्टार। इसको दोस्तों 2 सितंबर 2022 को हमारे नौसेना में शामिल किया गया था, आईएनएस विक्रांत को। और ये क्या है? स्वदेशी विमान वाहक पोत है, स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आप कहेंगे आईएनएस विक्रांत। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों जो हमारे भारतीय नौसेना है, इसकी जो ध्वज पताका है किसके ऊपर आश्रित है, किसके ऊपर सैद्धांतिक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर ही बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी कि दोस्तों स्त्री और पुरुष जो कार्य करते हैं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। भाइयों बहनों आपको बता दें, अभी हाल ही में BCCI के द्वारा दोस्तों ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था कि जो महिला क्रिकेटर हैं और जो पुरुष क्रिकेटर हैं उनकी जो फीस होगी वो एक समान होगी हर मैच के दौरान। इसको आप ध्यान में रखें, इसीलिए आपकी परीक्षा में ये सवाल बनने की प्रबल संभावना है। नोट कर लें दोस्तों, अनुच्छेद 39D यही ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? 39D के अंदर है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है अनुच्छेद 39A, ये क्या है? विधिक सहायता, राज्य के द्वारा दोस्तों एक विधिक सहायता दी जाएगी। ये किसके अंदर दोस्तों कहा गया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 39A के अंदर कहा गया है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अनुच्छेद 32 आप सब जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता या समता का अधिकार, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल भी दोस्तों आपसे पूछ ही लिया था कभी कभी। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है, लगाइएगा स्टार। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम छुपा रुस्तम सवाल है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? हर्षदा गरुड़, मीराबाई चानू, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में दोस्तों भारतीय विजेता कौन है? तो आपको नोट करके रखना है हर्षदा गरुड़। इनका पूरा नाम है हर्षदा शरण गरुड़। इसको आप नोट कर लें दोस्तों। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय विजेता कौन है? तो आप कहेंगे हर्षदा गरुड़। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। इसको आप सीरियसली नोट करके रखें। मीराबाई चानू, इनका संबंध किससे है? ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। और कहाँ की रहने वाली हैं? ये मणिपुर की रहने वाली हैं, आप सबको पता है। निखत जरीन, ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दोस्तों कौन है? निखत जरीन हैं। और कॉमनवेल्थ गेम के समापन कार्यक्रम में निखत जरीन कौन थी? ध्वजवाहक थी। लवलीना बोरगोहन, ये भी बॉक्सिंग से ही संबंधित हैं और इन्होंने
असम की रहने वाली हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व युवा चैंपियनशिप, दोस्तों यह भी सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 के फर्स्ट भारतीय विजेता कौन है? जेरेमी लाल नेरुंगा, अंचिता सेवली, गुरु नायडू, सेनापति, एल्डोल पाल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों नाम अति महत्वपूर्ण नाम है, हम चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 के पहले भारतीय विजेता हैं गुरु नायडू, सेनापति। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा कर रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं अपने ऑप्शंस को लेकर। जेरेमी लाल नेरुंगा और अंचिता सेवली, ये किससे संबंधित है? ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों जेरेमी लाल नेरुंगा ये 67 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित हैं। अंचिता सेवली ये 72 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एल्डोल पाल ये दोस्तों ट्रिपल जंप इससे संबंधित हैं और इन्होंने दोस्तों क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। यह नाम भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों ये दो सवाल तो आप पक्के नोट करके रखेंगे कि विश्व युवा चैंपियनशिप ये किसने जीती है? ये जीती है गुरु नायडू, सेनापति। और एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप ये किसने जीती है? ये हर्षदा शरण गरुड़ ने जीती है। ये दो सवाल है, इसके ऊपर आप स्टार लगाकर वेरी इंपॉर्टेंट में इसको नोट करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें। सारी वीडियो सारी मेहनत आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है और अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो शेयर कर दें जो एसएससी किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हों या कोई सा भी एक दिवसीय एग्ज़ाम देने वाले हों। इस क्लास के अंदर से दोस्तों आपकी परीक्षा में 100% 8 से 10 नंबर आपको यूं ही मिलने वाले हैं। 294 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? जैन कैंपियन, विल स्मिथ, पीआर सर्जेस, डेजी रॉकवेल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 94 ऑस्कर अवार्ड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्रम के हैं। ये 94 क्रम के हैं और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? विल स्मिथ को मिला है। अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट फिल्म, अगर आपसे कहा जाए बेस्ट फिल्म, इसका अवार्ड किसको मिला है? कोड़ा को मिला है। ये कोड़ा एक फिल्म है, इसको मिला है। अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट डायरेक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बेस्ट डायरेक्टर इसका अवार्ड किसको मिला है? जैन कैंपियन को मिला है। किस लिए मिला है? द पावर ऑफ द डॉग, इसलिए मिला है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो आप कहेंगे जेसिका चेस्टन, इनको मिला है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल हो सकते हैं। आइए दोस्तों आज का अगला सवाल बात करते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? यह सवाल भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। तानाजी है, सूराराई पोट्रू है, 83 है, शेरशाह है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? सूराराई पोट्रू। और इससे संबंधित कौन है? सूर्या। ये लीजिए दोस्तों, इसको भी आप नोट कीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए तानाजी, दोस्तों अजय देवगन, अजय देवगन। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए कि बेस्ट 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो आप कहेंगे अजय देवगन और सूर्या को मिला है। अगर इनकी फिल्में पूछी जाएं तो आप कहेंगे तानाजी और सूराराई पोट्रू। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाएगा सूराराई पोट्रू। और दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस, अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस ये कौन है? अर्पणा बाल मुरली, अर्पणा बाल मुरली। ये दोस्तों कौन है? ये दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस हैं। और दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर कौन है? दोस्तों इस बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है 68वां? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद को मिला है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, यह सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जितने सवाल दोस्तों बन सकते हैं यहाँ से मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और कौन से क्रम है? ये 68वां क्रम है, ये भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले सवाल को लेकर। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? लोथल, राखीगढ़ी, गुरुग्राम या कालीबंगा?
क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। भाइयों बहनों आपको बता दें, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनने वाला है? यह राखीगढ़ी में बनने वाला है। और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। गुरुग्राम दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है? ये दोस्तों ग्रेन एटीएम इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में हर बार सवाल पूछा जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक हैं, तबला वादक हैं, संतूर वादक है, शहनाई वादक हैं? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको नोट करके रखना है, ये एक सितार वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। तबला वादक, ये दोस्तों कौन है? जाकिर हुसैन, ये दोस्तों कौन है? तबला वादक हैं। संतूर वादक कौन है दोस्तों? पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। और एक और नाम लिखिएगा, भजन सोपारी। इस नाम को आप भूलिएगा मत, भजन सोपारी। इनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसीलिए आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? ये तो है सितार वादक। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे? ये है तबला वादक। संतूर वादक कौन कौन है दोस्तों? पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये हैं संतूर वादक। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कल्हण है, हरिसेन है, कृष्णदेवराय हैं या रविंद्रनाथ टैगोर हैं? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप वाला प्रश्न है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति, इसके रचयिता कौन है? तो आपको नोट करके रखना है, इसके रचयिता हैं हरिसेन। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आप कृष्णदेवराय का एक चीज याद रखें, आमुक्त मालिदा, ये किसका फेमस ग्रंथ है? ये दोस्तों कृष्णदेवराय का ग्रंथ है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित हुआ है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% छपेगा ये सवाल, और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है ये सवाल है। दोस्तों किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित हुआ है? तो आप कहेंगे इजराइल में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें दोस्तों फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें दोस्तों क्या होगा? इसमें दोस्तों फ्लेम सेल के द्वारा नया जाइगोट बनाया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण कहाँ विकसित हुआ है? इजराइल में हुआ है। और दोस्तों इसमें फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होगी, फ्लेम सेल के द्वारा दोस्तों नए भ्रूण का विकास किया जाएगा, ऐसा दोस्तों वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। अगर आपसे कहा जाए कि अब्राहम अकॉर्ड समझौता किसके किसके बीच में है? इजराइल और अमेरिका के बीच में है दोस्तों। इजराइल और यूएई दोस्तों, इजराइल और यूएई इनके बीच में है अब्राहम अकॉर्ड समझौता। किसने कराया था? डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है और अंतिम सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष कौन बना है? विश्वनाथ आनंद, रोजर बिन्नी, गौरव द्विवेदी, थॉमस वॉक? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ, इसका उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो आप सब जानते हैं कि ये विश्वनाथ आनंद जी को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों शतरंज दिवस कब मनाया था? 20 जुलाई को मनाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। रोजर बिन्नी, इनको क्या बनाया गया है? बीसीसीआई का अध्यक्ष किसको बनाया गया है दोस्तों? रोजर बिन्नी को बनाया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। गौरव द्विवेदी, इनको क्या बनाया गया? प्रसार भारती का अध्यक्ष। प्रसार
भारती, इनका नया अध्यक्ष कौन बना है? ये गौरव द्विवेदी बने हैं। थॉमस वॉक दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के हेड हैं कौन? थॉमस वॉक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप दोस्तों एक कमेंट करके बताएंगे कि एनसीईआरटी के नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया था। इसका जवाब आप कमेंट में छाप कर बताएंगे। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और कैसे लगे आज के सारे सवाल। अगर दोस्तों आज के आपने सारे सवाल अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं, तो 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 नंबर इस क्लास से मिलने वाले हैं। जल्दी से दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ और अपना पूरा सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे चैनल के साथ बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।